नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी साइंस एनसीईआरटी की क्लास में। आप लोग आप लोगों को हमने अध्याय 2 सजीव जगत विविधता ये पाठ हमने पढ़ा दिया था। इसका एक छोटा सा हिस्सा रह गया था, जिसे आज हम बहुत जल्द ही कवर कर लेंगे और ये आपका अध्याय तो पूरा हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। हम सभी वीडियो को उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं और आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है ये एक छोटा सा पार्ट है, एक ये पार्ट है एक, और ये इसके बाद ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो हम जो टाइगर बाघों को संरक्षण के लिए एक अपने देश में एक योजना चलाई गई थी, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के बारे में है। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था ना कि कैसे कुछ जानवर कुछ जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे देश में जो है बाघों की संख्या भी लगातार कम हो रही थी। तो उनको मतलब उनका पुनर्वास हो, उनको मतलब उनकी संख्या घटे ना, उसके लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी। उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। भारत में बंगाल बाघ, चीता और गोंडावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। भारत पे जो बंगाल बाघ हैं, चीता हैं और गोड़ावड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी संख्या क्या होती जा रही थी है कम होती जा रही है। मानवीय गतिविधियों के कारण उनके जो है आवास को क्षति हो रही है, उनके आवास को नष्ट किया जा रहा है। जैसे जंगलों को काटा जा रहा है, बाघ चीते सब कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। वनों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनके आवास को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो जब इनके आवास नष्ट होंगे तो इनकी संख्या भी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। क्यों कम होगी भाई, जब जिसका घर नहीं रहेगा, मान लो जंगलों को काटा गया, तो ये लोग क्या करते हैं, शहरी क्षेत्र में आएंगे, आबादी की छत पर जाएंगे। आबादी की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, लोगों को घायल करेंगे, लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे, तो धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इनको अनुकूल रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे। तो भारत सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, मतलब जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं, ताकि ये बाघ बाघ सब बचे रहें, इनकी संख्या क्या हो, कम ना हो। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी। ये बाघ परियोजना जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की थी, 1973 में। किस लिए आरंभ की गई थी, ताकि जो है बंगाल टाइगर की संख्या ना घटे, है ना। बंगाल टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई है। चीता के संरक्षण के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में गोड़ावड़ के आवासों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में जहाँ पे गोड़ावड़ रहते हैं, इनके आवासों को क्या किया गया था, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र ये होते हैं कि मतलब वहां पर आम लोगों का आवागमन क्या होता है, प्रतिबंधित रहता है। कोई भी बिना अनुमति के उस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। तो ये आपका बाघ, बंगाल का बाघ है ना, ये चीता है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ कहाँ इनका संरक्षण किया गया था, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्यों में इनके आवासों का संरक्षण किया गया है। ये उधर ही इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपका कुछ भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं जंतुओं के संरक्षण के लिए, जिसमें बाघ हो गया, चीता हो गया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे
गोडावड़ के नाम से भी जाना जाता है। इनको संरक्षित करने के लिए, इनके आवासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं चलाई गई थी। ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। ये प्रश्न जो है कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है और आपके एग्जाम में तो ये पूछा ही जाएगा। जैसे बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। चीता पुनर्वास योजना कब प्रारंभ हुआ था, 2022 में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। परंपरागत रूप से संरक्षित वन पवित्र उपवन सीक्रेट ग्रोव्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पश्चिमी घाट का एक पवित्र उपवन है, पश्चिमी घाट का एक पवित्र वन है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन क्या होता है, ये एक तरह से अबाधित वन क्षेत्र है। अबाधित मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, मतलब बाधा रहित होगी, है ना, कोई इसमें किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी, ये एकदम संरक्षित है, कोई इसमें बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होगी। आबादित मतलब बिना बाधा वाले क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है या छोटे से लेकर बड़े तक हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं, ये पूरे देश में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। ये क्षेत्र क्या होते हैं, पवित्र उपवन क्या क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें कई प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं और पौधों तथा जंतुओं का घर होता है। ठीक है, तो ये औषधीय पौधों और जंतुओं के क्या होते हैं, घर होते हैं। ये पूरे देश में पाए जाते हैं। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है, स्थानीय समुदाय द्वारा, जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही इनका संरक्षण किया जाता है। और इस क्षेत्र में किसी भी जीव जंतु को आप हानि नहीं पहुंचा सकते, कोई भी पेड़ पौधे नहीं काट सकते, है ना, बिना अनुमति के आप इसमें नहीं जा सकते, किसी प्रकार की इसमें क्षति को नहीं पहुंचा सकते आप लोग। और पेड़ों को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। तो ये जो पवित्र उपवन होते हैं ये लोगों द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित होते हैं। तो क्या एक सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है ना। आपके क्षेत्र में कोई पवित्र उपवन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में पवित्र उपवन कहाँ है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से जंतु रहते हैं, कौन कौन से औषधि पौधे रहते हैं। तो इस सब बातों को आप कमेंट करके बताइएगा। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। तो अपने अपने ग्रह की जीवन की परिपूर्ण बनाए रखने के लिए मतलब हमारे ग्रह में सभी प्रकार के जीव जंतु रहे, है ना, और जो प्राकृतिक संतुलन है ये बना रहे, इसमें जीव भी रहे, पेड़ पौधे भी रहे। अगर देखो इसमें से देखो, अगर प्राकृतिक असंतुलन होगा तो क्या दिक्कत होगी, बैलेंस गड़बड़ाएगा तो कुछ आपदाएं आएंगी, है ना। देखो प्रकृति क्या है, अपने नियम अपने मतलब बैलेंस को बनाती रहती है। वो कुछ गड़बड़ होगा तो ऐसा कुछ आएगा कि वो अपने बैलेंस को बना ले। मान लो पेड़ पौधों को काटोगे, पेड़ पौधों को काटोगे, जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त होंगे। तो प्रकृति ऐसा कुछ आएगा, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, है ना, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वो फिर से अपने आप को बैलेंस बना देगा। क्योंकि मनुष्य जो है अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन करता है, अत्यधिक दोहन करता है प्रकृति का। तो दोहन करते करते क्या होता है, जो प्रकृति के जो एक तरह से ढांचा बना है कि सब कुछ बैलेंस रहेगा ना, पेड़ पौधे भी रहेंगे, जीव जंतु भी रहेंगे, उनको हानि पहुंचाता रहता है। उनको हानि पहुंचाएगा तो क्या होगा, जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा,
और जीवों का आवास नष्ट होगा तो जीव क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक जो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। तो हमें अपने जीवन को, अपने ग्रह को जो है सभी जीवों से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करना अति आवश्यक है। जो अपने यहाँ जैव विविधता पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है पौधों में, जंतुओं में, उनको बनाए रखना अति आवश्यक है। इससे सब क्या हो, पेड़ पौधे बचे रहें, जंतु भी बचे रहें, सब फूलते फलते रहें। तो आपका ये अध्याय 2 समाप्त हुआ, है ना। अब हम लोग उसके आगे तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें कुछ देखिए प्रमुख शब्द आए हुए हैं, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुके, इस पे हमने डिस्कस कर चुका है, मतलब माफ करिएगा, हम लोगों ने उन सभी शब्दों पे इसके ऊपर ही अध्ययन कर चुके हैं, उन पे हमने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और ये पाठ का सारांश है, इसको आप लोग अपने बुक से पढ़िएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, देखिए आपको अगर अच्छा ना लगा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो के लिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।